स्टूडेंट, हम लोग सवाल पढ़ने से पहले मतलब सवाल को सॉल्व करने से पहले प्राप्ति और भुगतान खाते के प्रोफार्मे को समझते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो ऊपर उसको मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे शीर्षक डालोगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक, किस वर्ष के अंत में बना रहे हो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आप मान लीजिए 2020 में बना रहे हो तो आप 2020, अगर 2019 तो इस तरह से आप सन लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम इसमें पता करते हैं कितने स्तंभ होते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक, 4 कॉलम हो गए। अब इसको हम बनाएंगे, 4 कॉलम हमने खींच लिया। अब देखिए पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये जो डेबिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड कहलाएगा और ये क्रेडिट साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राप्ति और भुगतान खाते में डेबिट साइड आपकी समस्त प्राप्तियां होती हैं। क्या होती हैं? समस्त प्राप्तियां। मतलब अलाभकारी संगठन को जिन चीजों से रुपया प्राप्त होता है या की प्राप्तियां होती हैं उनको हम कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड। और देखिए ये जो आपका क्रेडिट साइड है, इधर अलाभकारी संगठन अपना समस्त भुगतान लिखती है। ठीक है, तो सबसे शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हमने प्रोफार्मे में लिखा है। बाकी बुक में और भी आपको चीजें वहां से मिल जाएंगी। तो देखिए ये हमारे लिए सवाल को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। तो सबसे पहले देखिए बैलेंस पीडी, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे जो हमारा पहला काम होता है, पिछले वर्ष में जो भी रोकड़ इस वर्ष के लिए आता है मतलब बचा होता है, उसको हम सबसे पहले टू बैलेंस पीडी के साथ लिखते हैं। वो पैसा 2 तरीकों से हो सकता है, एक हस्तस्थ रोकड़ के रूप में और दूसरा बैंक में हो सकता है। तो अगर बैंक में है तो हम उसको कैश एट बैंक लिखेंगे, अगर हमारे हाथ में रोकड़ है तो कैश इन हैंड में लिखेंगे। दूसरा देखिए अलाभकारी संगठनों को एंट्रेंस फीस के माध्यम से रुपए की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये क्या होता है? एंट्रेंस फीस ये प्रवेश शुल्क कहलाती है। सेकंड देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये अलाभकारी संगठनों के लिए चंदे के रूप में होता है। सब्सक्रिप्शन फीस को भी हम कहां लिखते हैं? मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमारा रिसिप्ट साइड यानी डेबिट में आएगा। उसके बाद देखिए अगर अलाभकारी संगठनों को इंटरेस्ट मिलता है यानी ब्याज मिलता है तो उसको भी रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा। फिर डोनेशन का मतलब क्या होता है? दान। अगर अलाभकारी संगठनों को कहीं से भी डोनेशन मिलता है तो उसको हमेशा रिसिप्ट साइड लिखते हैं यानी डेबिट साइड लिखते हैं। उसी तरह किराया प्राप्त को डेबिट साइड में लिखेंगे। लेजिसीस यानी होता है वसीयत को भी किस साइड लिखते हैं? रिसिप्ट साइड। कहने का मतलब ये आपके अलाभकारी संगठन के लिए समस्त प्राप्तियां डेबिट साइड और समस्त भुगतान क्रेडिट साइड। इसके बाद देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क आपका रिसिप्ट साइड होगा। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, अगर आप वेस्ट बेकार कागज या पेपर को सेल करते हैं, बेचते हैं तो उससे जो अमाउंट प्राप्त होगा उसको भी आप कहां लिखेंगे? रिसिप्ट साइड। उसी तरह स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर जो भी प्राप्ति होगी आप इसको डेबिट साइड लिखोगे और अन्य कोई प्राप्तियां होंगी उसको भी आप डेबिट साइड लिखेंगे। आप देखते हैं क्रेडिट साइड क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसमें देखिए मान लीजिए अलाभकारी संस्था में किसी विद्यालय को संचालित किया जा रहा है तो किसी बिल्डिंग पे संचालित किया जाएगा। अब मान लीजिए उस बिल्डिंग का ऑनर कोई दूसरा है और विद्यालय मतलब उनकी बिल्डिंग नहीं है तो बिल्कुल रेंट देना पड़ेगा। तो वो अलाभकारी संगठन के लिए क्या कहलाएगा? पेमेंट कहलाएगा। उसी तरह वहां पे जो कर्मचारी कार्य करेंगे अलाभकारी संस्था में उनके लिए सैलरी और जो भी मजदूर होंगे उनको मजदूरी दी जाएगी। फिर फर्नीचर, अगर अलाभकारी संस्था फर्नीचर क्रय करती है यानी परचेज करती है तो उसके लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बुक्स
प्रिंटिंग और स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यानी बिजली का व्यय, इसको भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, विज्ञापन को भी हम कहां पे लिखेंगे, पेमेंट साइड। उसी तरह पोस्टेज यानी डाक व्यय, डाक व्यय को भी हम क्रेडिट साइड पेमेंट में लिखेंगे। फिर चैरिटी, अगर अलाभकारी संस्था कुछ दान कर रही है तो इसको भी हम पेमेंट साइड लिखेंगे। मेंटेनेंस यानी मरम्मत व्यय, इसको भी आप पेमेंट साइड में लिखोगे। बिल्डिंग परचेज, अगर मान लीजिए ये बिल्डिंग परचेज कैसी संपत्ति कहलाएगी, स्थायी संपत्ति कहलाएगी। अगर मान लीजिए लाभकारी संस्था या पेशेवर व्यक्ति ने बिल्डिंग परचेज किया है तो इसको भी आप कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट में। उसी तरह कहीं पे अगर पैसा ये संस्थाएं इन्वेस्ट करती हैं उसको भी आप पेमेंट साइड पे लिखोगे। और लास्ट में क्या लिखोगे, बैलेंस सीडी। कहने का मतलब देखिए, इसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अमाउंट जो है हमेशा डेबिट साइड बड़ा रहता है, ठीक। अच्छा ये सोचिए, कभी ऐसा हो सकता है कि आपने प्राप्तियां मतलब अमाउंट कम प्राप्त किया और उसी अमाउंट में से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया, ज्यादा अमाउंट खर्च कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा होता है और क्रेडिट साइड का अमाउंट छोटा होता है। तो लास्ट में आप क्या करोगे, डेबिट माइनस क्रेडिट, जो भी आपका माइनस करने पे अमाउंट आएगा आप उसको बैलेंस सीडी में लिख देते हो, ठीक। और यहाँ पे जो टोटल होता है वो इन अमाउंट को ऐड करने पे आप उसको यहाँ पे लिखोगे। हम कल से फर्स्ट सवाल मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपके लिए प्रोफार्मा पढ़ना बेहद अनिवार्य था। तो आप लोग आज बुक में भी आपकी ये प्रोफार्मा हम फोटो भी इसकी सेंड कर देंगे, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा कल। और हो सके तो आप लोग पहला जो सवाल है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से लगाने की कोशिश करिए। कल हम पहला सवाल आप लोगों को